हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो में जूनियर सिटीजन द नॉलेज सीकर वेयर यंग वॉइसेस टेक्स द लीड एंड आई एम निराली मुंजाल फ्रॉम गवर्नमेंट सरोजिनी नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल. And I am Ankita Adhikari from Government Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School, studying in 11th standard. And today we have our special guest. Hello sir. Hello, good evening. Good Sir- evening, sir. Sir, a short introduction about yourself. Yeah, myself, I'm Saket Singh Kaurav, and presently I'm a project coordinator of the Regional Science Center Bhopal. And as you know, Regional Science Center Bhopal is one of the science centers in our country, functioning under our council, National Council of Science Museums. And we are promoting science through various modes and mediums, through exhibition, educational program, and lots of activities we will discuss during the program. थैंक यू सो मच सर. सो जैसे कि आपने अभी सुना कि हम लोग अभी रीजनल साइंस सेंटर में हैं और हम लोग आज साइंस सेंटर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे. सो सर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रीजनल साइंस सेंटर? ये बहुत कमाल का सवाल है एंड इसका लक्ष्य हमारा क्या है, जैसे कि पूरे हमारे आम जनमानस में इन द जनरल पब्लिक हम कैसे वैज्ञानिक चेतना साइंटिफिक टेम्पर को क्रिएट कर सकें. विज्ञान के प्रचार प्रसार का इसका प्रमुख कार्य है और विज्ञान प्रचार प्रसार यानी लोगों तक, जिसमें विद्यार्थी, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या जो रिसर्चर्स हैं, जनरल पब्लिक है, ये सब किस तरीके से विज्ञान केंद्र से जुड़ के अपनी जो विज्ञान की यात्रा है वो एक नए रोचकता के साथ बड़े रोमांचकारी चीज़ों को करके देखें. हमारे यहाँ पे कई विषयों पे विज्ञान प्रदर्शनियाँ हैं, एग्जिबिट्स हैं. उनमें सब में हमारे पास 3D फिल्म थिएटर है, एक छोटा सा मिनी इन्फ्लेटेबल प्लानिटेरियम है, तारा मंडल जिसे कहते हैं, इन हाउस. इसमें भी लोग एक्सप्लोर करते हैं हमारे नाइट स्काई को. तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि विज्ञान केंद्र के प्रमुख ऑब्जेक्टिव में से एक होती हैं. लोगों तक विज्ञान को ले जाना, वैज्ञानिक सोच के लिए लोगों में चर्चा का विषय बन सके वो विषय, बातें, और ऐसे तमाम काम जो हमारे समाज में विज्ञान चेतना का प्रचार प्रसार करें. जैसे कि आपने बताया कि इधर इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो साइंस से रिलेटेड है, तो आजकल बच्चों को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि साइंस से रिलेटेड चीज़ें जानें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैजिक जैसा होता है हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मैं जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स इस सेंटर का कैसे पार्ट बन सकते हैं. जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल कहा और मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है. ये श्यामला हिल्स भोपाल में है. आप गूगल करिए, गूगल मैप पे देखिए, हम आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट से पता लगेंगे जाना कहाँ है. और इससे जुड़ने के लिए ये साल में 363 दिन खुला है. होली और दिवाली को छोड़ के सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे, 7 दिन हफ्ते में. तो सोली कमाल का दिन. आप कभी भी आ जाइए, हमारे टिकट काउंटर पे मिनिमल टिकट्स है. अगर स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स आते हैं तो हमारे पास से उसके लिए भी कंसेशनल पैकेज होते हैं, ताकि वो टिकट जो नॉर्मल टिकट दरें हैं वो नहीं देना पड़ती. इसके अलावा अगर आपको हमारे साइंस सेंटर की एक लैब है, इनोवेशन हब, उसका हिस्सा बनना है और आपके ऐसे विचारों को आप टटोलना चाहते हैं जिनमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में आप रिसर्च को आगे ले जाना चाहते हैं, करके देखना चाहते हैं, कबाड़ से जुगाड़, तोड़ फोड़ जोड़, ये हमारी कुछ ऐसी विधाएं हैं उस लैब की. और उनमें से एक आइडिया लैब है कि आप अपने आइडियाज़ को टेस्ट कैसे करें. तो हमारी मेंबरशिप आप ले सकते हैं और वो बहुत ही मिनिमल एनुअल फ़ी है. एक बार जमा करना है, ओनली ₹1000 एंड फॉर अ ईयर आपको एक्सेस है हमारी लैब. कभी भी आइए, यू कैन डू ऑन वीकेंड्स
स्कूल अधिकतर संडे को बंद रहते हैं, हाँ। तो संडे हम लेकिन खुले हैं। आइए एंड एक्सप्लोर योर जर्नी एट द साइंस सेंटर। ओके सर, अब तो ज़रूर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सर जैसे हम देखते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स में एस्ट्रोलॉजी हो गई, जैसे रीजनल जो भी चीज़ें होती हैं स्पेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे हम इसरो में देखते हैं अभी चंद्रयान 3 लॉन्च वगैरह हुआ था। तो सर अगर किसी स्टूडेंट को करियर बनाना है इस फील्ड में तो वो कैसे बना सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपने जिस रूप में इसको रखा है पब्लिक के सामने, बड़ा उत्सुकता जगाने वाली बात है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, एस्ट्रोलॉजी नहीं कहेंगे इसे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। ओह सॉरी। साइंस एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी या स्पेस आप कह दें, एक ऐसी विधा है जहाँ पे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। हमारे प्लैनेट अर्थ भी एक हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जैसा कि हम जानते हैं। कुछ सालों पहले तक प्लूटो भी हमारे परिवार का हिस्सा था, और गिने चुने कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा भाई इसको तो इससे लिस्ट से हटा दो, क्योंकि कुछ गुणधर्म को ये पालन नहीं करता था। तो बोला भाई अब 8 ही रहने वाले हैं। तो हालांकि कुछ बच्चों को दुनिया भर में दिक्कत हुई, 9 प्लैनेट पढ़ते पढ़ते अचानक प्लूटो छूट गया, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग प्लूटो था। यस सर। प्लूटो का नाम भी प्लूटो क्यों पड़ा, ये भी कमाल की स्टोरी है। तो ये इतना रोमांच और इतना एक्सप्लोरेटरी है हमारा यूनिवर्स की जब बात करते हैं तो लोगों में एक उत्सुकता जाग जाती है। लोग ब्लैक होल जानना चाहते हैं। Yes, लोग sir. जानते हैं कि तारे कैसे पैदा होते हैं, जीवन कैसे जीते हैं, कैसे ये मरते हैं, सुपरनोवा क्या होता है, और तमाम ऐसी विधाएं इस फील्ड में जो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको हम अचीव करते हैं, उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको रॉकेट चाहिए स्पेस में जाने के लिए, आपको स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना है तो यू नीड अ रॉकेट, जस्ट लाइक अ ट्रक इन ऑन। अगर आपको सामान ले जाना तो ट्रक चाहिए। यस सर। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो रॉकेट साइंस आप कहेंगे, जैसे रॉकेटरी हो गया है ना, स्पेस क्राफ्ट इंजीनियरिंग हो गया, एस्ट्रोनॉटिक्स हो गया, एरोडायनेमिक्स क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया, और स्पेस की फील्ड में एरोस्पेस हो गया। और फिर अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको रोबोट्स में इंटरेस्ट है, तो आप चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ रोबोट, हो सकती है उसकी रिसर्च आपने साइंस सेंटर में मेंबरशिप लेके की हो, और आगे जाके आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, जो ये डिज़ाइन करे कि आपका क्वाडकॉप्टर यहाँ से मंगल ग्रह पे उड़ेगा। तो आपको एक मंगल ग्रह पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। मार्स के लिए वो मिशन, एक रोवर भेजना होगा जिसके साथ वो चॉपर की तरह एक क्वाडकॉप्टर जाए। नासा का एक मिशन है परसिवरेंस, जो अभी भी वो रोवर मार्स पे काम कर रहा है, और मार्स पे उस रोवर के साथ में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भेज के नासा ने एक्सपेरिमेंट किया है, और वो सक्सेसफुल भी हुआ पिछले कुछ वर्षों में, कि वो हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है, छोटा सा चॉपर है, ड्रोन की तरह, सिंगल ब्लेड वाला है, रोटरी, और फिर वो उतरता है, फिर उड़ता है, हॉपिंग कहते हैं, और उससे इमेजिंग भी करता है। तो नीचे बड़ा रोवर है, इतनी गजब की साइंस कर रहा है वो, और वो अपने आपस में उससे बात करके काम करा रहा है। ये पूरे को अर्थ से कंट्रोल किया जा रहा है। तो है ना कमाल की बात, जब आपको लगता है कि मंगल ग्रह ऐसा कैसे हो गया, उस पे उसकी जो सरफेस फीचर हैं वो हमें देख के लगते हैं कि यहाँ पे कभी पानी रहा हो, बड़े बड़े तालाब रहे हों, नदियां रही हों, विशाल एटमॉस्फेयर वैसा रहा हो, लेकिन अब तो नहीं है। कहाँ सब चला गया? जियोलॉजी की स्टडी के बेसिस पे हम कह पा रहे हैं कि इसके जो टेक्सचर्स हैं, फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मिनरलॉजी है, वो हमें इस बात की ओर इंगित करती है यहाँ कभी ना कभी लिक्विड फ्लो हुआ है। अगर हुआ है तो एटमॉस्फेयर भी दूसरी तरीके से कंपोजिशन रहा होगा। आज हमारे अर्थ के एरोप्लेन मंगल के एटमॉस्फेयर में नहीं उड़ सकते, वो बहुत डेंसर नहीं है, बहुत लेस डेंस पॉपुलेटेड है, बहुत रेयर मीडियम है, उड़ान नहीं भर सकते। वहाँ के लिए अलग से हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करना पड़ेंगे, अलग से चॉपर बनाना पड़ेंगे, अलग से एरोप्लेन। तो है ना कमाल की फील, आपके ऊपर है। बहुत सर एक और क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे आपने बताया था कि प्लूटो की अलग ही कहानी है उसके नेम के ऊपर, तो सर अगर आप बता सकें तो। बड़ी कमाल की बात है, जब प्लूटो को डिमोट किया गया, यानी कि उसको कैटेगरी से, बात यह है कि प्लूटो जो है एक कार्टून कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नाम है इस प्लैनेट का। ठीक है, अब वो जानते हैं वो कार्टून कैरेक्टर कौन है, आपने भी देखा होगा, गूगल करेंगे प्लूटो इज अ डॉग स्टोरी। उसका नाम कैसे पड़ा? ये एक टॉम बॉक बहुत बड़े एक डिस्कवरर थे 1930s में, उनने प्लूटो डिस्कवर किया था। फिर इतनी एडवांस और मॉडर्नाइज होने के बाद स्पेस में, एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, हमने समझा कि प्लैनेट को कैसे डिफाइन करना चाहिए। प्लैनेट किन्हें कहेंगे हम, स्टार्स किन्हें कहेंगे हम, उनके क्या फीचर्स होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, कि एक ऐसा सोलर सिस्टम जिसका खुद का तारा सन है,
बाकी के प्लैनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे इस कंप्यूटर में एक बैकग्राउंड में कि आपको पता चलेगा कि सैटर्न घूम रहा है, तो ये एक दूसरे की ऑर्बिट को नहीं क्रॉस करते हैं। Yes. पता चला कि प्लूटो जो है नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करता है जब घूमता है 1 साल उसका जब 1 साल कंप्लीट करता है वो अर्थ के कई सालों बराबर होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो फिट नहीं बैठ रही थी और फिर सोचा कि अगर ऐसा है और उसके पड़ोस में उसके फैमिलीज में क्यूपर बेल्ट का एक ऑब्जेक्ट होने के कारण और भी ऐसे ऑब्जेक्ट मिल गए जो प्लूटो की तरह उसकी फैमिली का हिस्सा कहा जा सकते हैं, तो उनको डिफाइन करने के कारण फिर उसको एक नई कैटेगरी दे दी, ड्वार्फ प्लैनेट यस सर, rather than a planet. यस सर। So इसलिए प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बट एक्चुअली वो तो अपना बेचारा काम वही कर रहा है, वही है। हम उसको भले ही नहीं बोलेंगे हमारा नोबल प्लैनेट है। यस सर। सर आप जैसे स्टोरीज बताया आपने, जैसे हमें आंसर दिया, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिया, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके माइंड में भी पहले कुछ ऐसा आया होगा ये साइंस सेंटर को बनाने से पहले कि स्टूडेंट्स को यहाँ लाएंगे, हम ऐसे साइंस के एक ऐसे नमूने रखेंगे यहाँ पे कि ताकि लोग आएँ, तो आपके भी कोई स्टोरी होगी कि आपके दिमाग में भी कुछ आया होगा, आपको भी कोई क्यूरियोसिटी होगी एज अ हिस्ट्री टाइप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ा कमाल की बात है, बीइंग ह्यूमन हम हमेशा एक्सप्लोरेटरी रहे हैं, वॉन्डरर्स, हाँ। घुमक्कड़। Yes, इस प्लैनेट पे हम अगर आज सरवाइव कर रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम घुमक्कड़, एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषण करने में बिलीव करने वाले लोग हैं। हम जाके नई जगह तलाशते हैं, खोजते हैं, और वही हमारे सर्वाइवल का कारण भी बन जाता है। अगर हम एक ही जगह अफ्रीका के जंगलों में हुआ का होते, जब से मानव समाज का विकास की उस कथा की अगर हम बात करें, तो हो सकता था कि बड़े बड़े डेंजरस हमारे वाइल्ड एनिमल हम पे हमला करते, तो ज़्यादा लोग नुकसान हो सकता था। हम स्प्रेड होते चले गए, माइग्रेट होते चले गए, और आज प्लैनेट पे हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी एक तरह की सभ्यताओं के साथ रह रहे हैं हजारों सालों की इस यात्रा में। तो आप सोचिए इन हजारों सालों की यात्रा में इतनी क्यूरियस कहानियां हैं। Yes, तो sir. विज्ञान केंद्र में जिस रोल में हम हैं, मैं क्यूरेटर रोल में हूँ, क्यूरेट करना, डिज़ाइन करना एग्जीबिशन हमारा काम होता है। सो मेरे लास्ट 14 ईयर्स कैरियर में हमने साइंस सेंटर्स में हमने कुछ एग्जीबिशंस बनाए, और भोपाल में जब से मैं आया हूँ, पहले मैं इसके पहले नेहरू साइंस सेंटर मुंबई में था, तो हम यहाँ पर कुछ नए एग्जिबिट्स भी ऐड कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सर जो मुंबई में हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम कैसे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को रिवैम्प कर सकें, कैसे इसको और कम्युनिटी ड्रिवन कर सकें, कैसे इंगेजिंग हो सके ये प्लेटफॉर्म कि बच्चे, बड़े, आम जनमानस सब आएँ। एंड इट इज़ फॉर एवरीवन मीन्स एवरीवन, छोटे बच्चे से लेके बड़ों लोगों तक, और सबके अंदर जिज्ञासा है, कौतूहल है। तो अगर उनके मन में लगता है यार ये बात कहाँ मुझे पता चलेगी, कहाँ मैं जाके इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानूँ, तो कहाँ जाना है आपको? रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। एंड सर, जैसे कि हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी पॉपुलाइज नहीं है, कह सकते हैं, या तो पता नहीं है लोगों को। तो वहाँ तक वो बात पहुँचाए, वो अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक जो बेहतर ज़िंदगी हमारी बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज जो बढ़ती जा रही हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? ये बिल्कुल, ये और अगर आप ये सवाल आज से 30 साल पहले पूछते मुझसे, हाँ। हालांकि उस समय आप इस प्लैनेट पे नहीं थे, Yes, sir. लेकिन अगर आप इस प्लैनेट पे होते 30 साल पहले अगर हमसे पूछते, तो बात ये होती, उस समय इंटरनेट नहीं था इतना Yes, हमारे sir. पास इंडिया में, इतना पावरफुल तरीके से हम छोटे से छोटे गांव और कस्बों से नहीं जुड़े थे। यस सर। तो उस समय कम्युनिकेशन का जरिया वही था कि स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, या फिर कुछ ऐसी इवेंट्स हों। तो हमारे पास एक हिस्टोरिकल बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है हमारी काउंसिल का, मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, साइंस ऑन व्हील्स। यानी साइंस बसेस होती हैं हमारी जो दूर दराज गाँव में, छोटे क्षेत्रों में जाती हैं। तो वहाँ पर भी विज्ञान केंद्र अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो विज्ञान साइंस सेंटर उन तक पहुँचेगा। हम एक्टिविटीज़ भी करते हैं स्कूलों में, और अब डिजिटल स्पेस में हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऑनलाइन करते हैं। तो दूर दराज के जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, डिजिटली हमसे कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। या साउंड्स नाइस। सो सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम इधर आए हैं इस सेंटर में, तो यहाँ पे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या है जो कि आपको भी बहुत पसंद है? आपके साइड से मैं पूछूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा?
देखिए ये वैसी बात हो गई, एक पेंटर से पूछा जाए उसकी कौन सी पेंटिंग बहुत अच्छी है। यस सर। अब उसने तो सब चीज़ों को बनाने में, हमारी टीम है, देखिए मैं एक इंसिडेंटल हूँ, संयोग मात्र, हम टीम एज अ टीम हम काम करते हैं। Yes, sir. सबने मिलकर कुछ बनाया। ये है कि प्रायोरिटी चेंज हो सकती हैं कि भाई Yes, आज मेरे मूड है, ये पेंटिंग अच्छी लग रही है। तो अगर इसमें बहुत सी कमाल की चीज़ें हैं। विज्ञान केंद्र में जब आप अंदर आते हैं तो रिसेप्शन पे आपको एक पेंडुलम लटका हुआ मिलेगा। यस सर। फोको पेंडुलम कहते हैं जैसे। वो फोको पेंडुलम ये बताता है कि पृथ्वी अपनी रोटेशन कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है। उसका जीता जागता साइंटिफिक एविडेंस है बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट यस जो सर। फोकाय ने किया था। तो दैट एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग। वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है। बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं हमारे यहाँ एंड वी हैव डिजाइन, वी हैव डेवलप्ड एंड दोज आर वेरी एंगेजिंग। लोग बड़े कनेक्ट होते हैं, फील करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ आउट ऑफ दैट रिटर्न सीख के जाते हैं। तो अगर आप मुझसे कहें कि कोई एक एग्जिबिट, तो शायद कहना मुश्किल होगा। और आपके दर्शकों से कहें कि एक नहीं, यहाँ पे लगभग 250 से 300 ऐसी कहानी वाले एग्जिबिट्स हैं जिनको आपने नमूना भी कहा था। तो नमूनों को देखने के लिए आप जरूर आइएगा। बिल्कुल। एंड सर जैसे कि हम जब आपका ऑब्जेक्टिव देख रहे थे तो हमें ये ह्यूमन वेलफेयर का पता चला था। तो सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा क्या पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो ह्यूमन वेलफेयर डेवलपमेंट कर सके? ये बहुत गहरा और बहुत सोचा समझा एक सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है कि देखिए विज्ञान के बारे में जानना क्यों जरूरी है समाज Yes, को। sir. देखिए मैं अपने घर से निकला, अपना घर के काम किया, शाम को घर चला गया। मुझे क्या करना, रॉकेट लॉन्च हो गया, मुझे क्या करना, एक आम जनमानस की बात करें, Yes, sir. है ना। मेरे तो आलू महंगे हो गए तो मुझे उस पर ध्यान देना है, मुझे Yes, तो sir. मेरा साइकिल की हवा चली गई, गाड़ी की, वो डे टू डे अफेयर्स में आई एम जस्ट एंगेज्ड, फुली ऑक्यूपाइड। बट व्हाई आई रियली केयर अबाउट साइंस, व्हाई? रीजन बीइंग, अगर हम अवेयर होंगे, बेहतर हम विज्ञान के प्रति हमारी सोच और समझ भी होगी सराउंडिंग, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हमारी बदल जाएगी, हम बहुत लॉजिकली रहेंगे। तो जब कोई ऐसे डिसीजंस आएंगे, जैसे आपको पता है भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है पूरी दुनिया में जिसके आर्टिकल 51A में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक चेतना के बारे में। तो इसका मतलब यह है कि हम अगर साइंटिफिकली लिटरेट है, सोचते हैं, लॉजिकली सोचने वाली एक पॉपुलेशन बन जाएंगे, तो जो हमारा विज्ञान के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा, विज्ञान की टेक्नोलॉजी को हम बहुत बेहतर यूज कर पाएंगे और हम बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ यूज कर पाएंगे। इफ यू नो योर व्हीकल इज इमिटिंग हार्मफुल गैसेस, गाड़ियां, Yes, sir. तो आप उसको यूज होने पे ही चलाएंगे। Yes, sir. यू विल सेव इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ी डिमांड क्या है आज प्लेनेट पे? एनर्जी। एनर्जी को सेव करना, पोल्यूशन को कम करना। अगर आप अवेयर हो, आपको मालूम है भाई विज्ञान कहती है कि हमारा, मैं मानता भी हूँ, कहती क्या है, मेरी गाड़ी है देखो कितना धुआं छोड़ रही है। तो लगेगा यार जरूरत है, जब वहां तक नहीं जरूरत तो गाड़ी को बंद कर देना है। और ज्यादा गाड़ी अगर मेंटेन नहीं है तो इट विल लिमिट मोर हार्मफुल गैसेस आउटसाइड, उसको मेंटेन रखना है। लॉजिक, ये साइंस कहती है। यस सर। अब साइंस समझ सच्ची होगी, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी सोचेंगे। यस सर। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सोचेंगे, हम अदर रिसोर्सेज की तरफ भी सोचेंगे जो हमें पेट्रोलियम ड्रिवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बाहर सोचने के लिए मजबूर करे। तो ये कब होगा? ये बात तब हमारे लिए आसान सी लगने लगेगी जब हम थोड़ा विज्ञान को अपना लें, उसको भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें कि बस ये स्कूल में पढ़ने वाले उन बेचारे विद्यार्थियों की जिम्मेदारी नहीं है कि जिनको पढ़ के पास होना है, या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्चर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब की कहानी है। और कमाल की साइंस की दुनिया को अगर आप समझ लें तो सुबह उठ के आप ब्रश करते हैं तब से लेके रात को सोने जाते हैं, यू कैन नॉट लिव ऑन दिस प्लैनेट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यस सर। हर चीज में साइंस है। हम बिल्कुल है। यहाँ बैठे आपका तो साइंस कितनी है। बड़ी मशीन है आपका वो ब्रश, यस सर। जैसे आप टूथब्रश, पूरी दुनिया जब जहां जहां सन निकल रहा है पूरे अर्थ पे, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड है। जहां सनराइज एक साथ हो रहा है उस पार्ट में सब लोग उठ के सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, पूरी प्लैनेट पे ब्रश कर रहे हैं। और जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है सब ब्रश कर रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, ब्रेकफास्ट, कोई दौड़ रहा है, कोई सो रहा है, दोपहर का काम कर रहा है, रात को एक साथ सोने जा रहे हैं सब लोग। तो देखिए इस प्लैनेट पे हम कंट्रोल्ड हैं बाय सन, यस सर। एंड अगेंस्ट दैट वी हैव डिजाइन एंड डेवलप्ड कि हम रात में भी काम कर सकें। हमने लाइट का इन्वेंशन किया, Yes, sir. थैंक्स टू दी माइकल फैराडे एंड अदर्स, और उस पे काम करने वाले लोगों के लिए, Yes, sir. है ना। थॉमस एडिसन अल्वा जिन्हें बल्ब बनाया, है ना। और फिर उसके बाद दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी पे इतना काम हुआ कि आज आप और हम आर्टिफिशियली लाइट पैदा कर देते हैं। यस सर। कभी कभी वो प्रॉब्लमेटिक भी है। अगर आपको नाइट स्काई स्टडी करना है, चांद तारों की यात्रा टेलीस्कोप से करना है या ऐसे देखना है, तो शहरों से आजकल तारे बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि शहरों में लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। और अगर आप अवेयर हैं साइंस के लिए तो आप लाइट ऐसे चुनेंगे कि वो उसकी शैडो ऊपर की तरफ लाइट ना जाए, वो नीचे की तरफ बस प्रोजेक्ट करे। यस तो सर। देयर आर मेनी थिंग्स मेडिकल साइंस में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे।
है ना, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, आप उसको समझेंगे कि अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, उदाहरण के लिए आपके ऑडियंस के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं, जी। कि अगर डॉक्टर ने कहा है इसको 3 दिन का कोर्स चाहिए या 5 दिन का, तो वो मेडिसिन हमें पूरी लेना चाहिए। यस सर। अगर उसमें एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व है तो वो कोर्स है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे वो ट्रैप करेगा। हम सोचते हैं अच्छे हो गए हैं, बंद दवाइयाँ। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा बैक्टीरिया जो है वो तो एडवांस है, ग्रो, वो समझ गया कि इस तरीके की मेडिसिन इनने मुझे दिलाई थी, फिर वो धीरे धीरे वो सीख की ग्रोथ करने लगता है, फिर हमारे पास हमारे ऊपर कम पावर की मेडिसिन काम करना बंद करने लगती हैं, जिन्हें हम सुपर बग्स कहते हैं मेडिकल की फील्ड में। फिर हमें और बड़ी पावरफुल मेडिसिन खाना पड़ती हैं। तो अगर हम मेडिकल साइंस के प्रति थोड़ा सा लॉजिकली हम सोचेंगे तो डॉक्टर ने जो हमें प्रिस्क्राइब किया है उन मेडिसिन का इस्तेमाल हम सही करेंगे, एंड जरूरी होगा तभी करेंगे। तो दीज ऑल थिंग्स कम्स फ्रॉम द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। और विज्ञान हमें ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा उसमें भूमिका अदा करता है, और उसके लिए लोगों को समर्पण भी करना चाहिए। तो आपने आज हमें बहुत कुछ बता दिया सर, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखी हमने, प्लूटो की स्टोरी, आपके सेंटर के बारे में, फिर आपने बहुत सारे आर्टिकल्स बताए इंडिया के बारे में कि इंडिया कितना ये है, मतलब डेवलप्ड हो चुका है, और रूरल एरिया में आप कैसे अपने ये साइंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस फैला रहे हैं, ये सब के बारे में बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा, निराली को भी अच्छा लगा। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, पहला शो था, बहुत अच्छा लगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बिल्कुल। Okay, और ये मुझे बड़ा खुशी होता है जब कोई प्रश्न पूछता है। हमारा पर्पस ही है कि अगर मन में सवाल ना हो तो यात्रा कैसे शुरू होगी। Yes, और ये बहुत बड़े लोग मानते हैं दुनिया में कि सवालों से ही प्रगति को दिशा मिलती है। यस सर। उत्तर तो उस चीज को शांत कर देते हैं, लेकिन अगर जितने सवाल ज्यादा होंगे उतना विकास चहुमुखी होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यस सर। पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपका, जैसे आप छोटे थे तब से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट जागा था, कि जब आप बड़े या आपने देखा कि कैसे हमारी इंडिया डेवलप हो रही है या कैसा हमारा साइंस चल रहा है आगे, विज्ञान चल रहा है आगे, तो आपको कब से इंटरेस्ट जागा था इसका? ये तो आपने मुझे प्रीडेटेड हिस्ट्री की, ऐसा लग रहा है कि मैं जुरासिक एज में चला जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमाल की बात पूछी आपने। और इसमें कहीं ना कहीं बचपन से टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी लाइफ में, सबके लाइफ में होता है, किताबों का रहा है, और मैं ये कहूँगा कि दूरदर्शन का भी बहुत रहा है। दूरदर्शन एक चैनल जो आजकल आप शायद अगर देखते भी हैं, वो हमेशा इसरो जब भी रॉकेट लॉन्च करता है यस सर। वो दिखाता है लाइव। यस सर। मुझे अच्छे से याद है कि शायद हमें छोटे में वो लाइव सीधा प्रसारण देखने के कारण कि ये कैसे इतनी बड़ी मशीन उठती है, स्पेस में इंटरेस्ट पैदा होने लगा। एंड फिर एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी के बारे में कि चांद तारे क्यों हैं, और स्पेस पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, यूनिवर्स। तो वो स्कूल लाइफ जो है धीरे धीरे बिल्ड होती रही, मैगजीन्स पढ़ना साइंस की, या टीचर से सुनना, और टेलीविजन पे प्रोग्राम देखना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें। और फिर जैसे जैसे पता चलते गया, एक ट्री की तरह वो इस तरीके से एक्सपेंशन होता गया। अभी भी मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी ही हूँ। आप मुझे ये ना कहें कि मैं सीख चुका हूँ। हमारी जर्नी अनवरत है, एंड स्टिल वी आर लर्निंग। यस सर। थैंक यू सो मच सर। सर आज बहुत सारी नई चीज़ जानने को मिली, जैसे अंकिता ने बताया था, और आई होप आप सबको भी जानने को मिला होगा कि हमारी साइंस वर्क कैसे करती है, टेक्नोलॉजी। और ज़्यादा कुछ जानना है तो डू विजिट रीजनल साइंस सेंटर। और मैं यही कहूँगा आपके ऑडियंस को भी कि निराली और अंकिता का जो एफर्ट है, इनकी टीम का जो एफर्ट है, आप इस मोटिवेशन से जुड़िए, और कमाल की लोग ये काम कर रहे हैं। और आपको पता है, अगर विज्ञान की यात्रा के लिए आगे आना है तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल 9:30 से 6, 7 दिन हफ्ते में, साल में 363 दिन खुला है। आप सबका स्वागत है, और आपकी इस जबरदस्त इंस्पिरेशनल मोटिवेशन के लिए, इस इतने बेहतरीन प्रोग्राम के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को रीजनल साइंस सेंटर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द बेस्ट for future episodes. Thank you so much, sir. To do visit our show, Junior Citizen, the Knowledge Seeker, and don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye bye.